शादी के 3 महीने बाद एक पति शाम के समय जैसे ही अपने घर आता है तो यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है वो उससे कहने लगती है कि मेरा ना कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है। उसके बाद जो पति होता है वह अपनी पत्नी के कहे अनुसार एकदम से बाहर निकलता है और अपनी बाइक को लेकर सीधा कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो पति होता है वह वापस ही नहीं लौटता है। आता है तो केवल उसका फ़ोन आता है उसके पिता के पास और उसके बाद उसका कोई भी अता पता नहीं होता है। उसके बाद अगले ही दिन जब पिता उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए थाने जा रहा था तो उससे पहले उसे पता चलता है कि उसका बेटा जो रात को कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए गया था वह तालाब किनारे झाड़ियों में पड़ा हुआ है और इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। पिता की आंखों में आंसू होते हैं और जब पिता वहां पर जाकर अपने बेटे को देखता है तो देखते ही फूट फूट कर रोने लगता है। क्या हुआ था ऐसा जो पत्नी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए गया और उसके बाद वापस ही नहीं लौटा और इसके बाद जब पुलिस पूरे केस की छानबीन करती है और कातिलों को पकड़ा जाता है तो यहाँ पर एक ऐसा राज खुलता है जिसे देखने के बाद खुद लड़के के जो घर वाले होते हैं वह भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। क्या हुआ था ऐसा पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पासी के गांव में एक लड़का रहा करता है जिस लड़के का नाम होता है सचिन जो कि बीबीए की पढ़ाई कर रहा है और वह अपने माता पिता का सबसे छोटी संतान है। उससे 2 बड़ी बहनें होती हैं और बहनों की शादी माता पिता करवा चुके हैं। अब यहाँ पर जब लड़का बीबीए कर रहा है तो माता पिता अपने बच्चे की शादी के लिए इधर उधर रिश्ता ढूंढते हैं और ढूंढने से पासी के गांव में उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है जिस लड़की का नाम होता है पूनम। अब यहाँ पर पूनम को जब सचिन के पिता देखकर आते हैं तो देखने से उन्हें लड़की ठीक ठाक लगती है और उसके बाद वह अपने बेटे के लिए उस लड़की को पसंद कर लेते हैं। पूनम और सचिन की धूमधाम और रीति रिवाज से शादी हो जाती है और शादी में सचिन को दहेज में एक बाइक भी मिली थी। उसके बाद वो लोग खुशियों से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं और यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ पूनम और सचिन की शादी को लगभग 3 महीने बीतते हैं और 3 महीने बाद अचानक से एक दिन शाम के समय जब सचिन बाहर से लौटता है किसी काम को करने के बाद तो उसके बाद जो पूनम होती है वो उससे कहने लगती है कि मेरा ना कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है तो आप मुझे कोल्ड ड्रिंक ला कर दे दो। अब यहाँ पर सचिन अपनी पत्नी को देखकर उसकी तरफ मुस्कुराता है और कहता है कि ठीक है अभी लेकर आता हूँ। उसके बाद सचिन अपने घर से निकलता है और आंगन में खड़ी हुई जो उसकी बाइक होती है जो उसे दहेज में मिली है उसे लेकर सीधा मार्केट की तरफ जाने लगता है। इनके गांव से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर मार्केट है और जब वह यहाँ से निकल जाता है निकलने के बाद लगभग उसे आधा घंटा हो जाता है तो उसके बाद सचिन अपने पिता के पास फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद कहता है कि पिताजी मेरी बाइक एक मैकेनिक की दुकान पर खड़ी हुई है और तुम ऐसा करना उस बाइक को ले जाना, मुझे कुछ काम है और मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, थोड़ी देर में घर लौटता हूँ। इस बात को कहकर सचिन अपना फ़ोन काट देता है और उसके बाद यहाँ पर जो उसके पिता होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। गांव के एक लड़के को बाइक से ले जाते हैं और उसके बाद सचिन की बाइक को उस दुकान से वापस ले आते हैं। यहाँ पर सचिन के पिता बाइक को वापस ले आए थे लेकिन उसके बाद जब सचिन को जाए हुए काफी देर हो गई थी, उसका फोन भी काफी देर का आया था, तो उसके बाद पिता अपने बेटे के फोन पर फोन करने लगते हैं लेकिन बेटे का जो फोन होता है वो स्विच ऑफ था और उसका कोई भी अता पता नहीं होता है। इसके बाद जो पिता होते हैं वो थोड़ा सा घबराते हैं, इधर उधर जांच पड़ताल करने लगते हैं लेकिन कहीं से भी बेटे का कोई भी अता पता नहीं होता है। रात भर वह इसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं और धीरे धीरे जब सुबह होती है तो सुबह तक परिवार वाले ये फैसला कर चुके थे कि अब उनको पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। कुछ ना कुछ तो उसके साथ हुआ है, इसी वजह से वो मिल नहीं रहा है, ना ही उसका फोन आया है लौटकर। इसके बाद दूसरे दिन जैसे ही पिता पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जा ही रहा था तो उसी दौरान गांव के कुछ बच्चे तालाब के पास जाते हैं खेलने के लिए और तभी अचानक से उन्हें झाड़ियों के अंदर सचिन की डेड बॉडी मिल जाती है। उसे देखने के बाद गांव में हल्ला मच जाता है और घूमते घूमते ये बात सचिन के पिता तक भी पहुंच जाती है। अब सचिन का पिता जब इस बात को सुनता है तो फौरन से उस जगह पर जाता है और जैसे ही अपने बेटे की हालत देखता है तो देखकर एकदम से चीख चीख कर फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि वो उनका इकलौता लड़का है और वो अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह से घबरा जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। उसके बाद पुलिस को वहां पर बुलाया जाता है, पुलिस आती है और आने के बाद जो पिता होते हैं ये पूरी कहानी उन्हें बताते हैं कि किस तरह से घर से कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए निकला था और उसके बाद वह वापस ही नहीं लौटा। उसका फोन आया था तो हम बाइक को घर पर ले गए, कह रहा था कि कुछ काम है लेकिन हमें क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा, वरना हम उससे मना कर देते कि वहां पर मत जा। यहाँ पर पुलिस वाले सभी बातों को समझते हैं, सभी से पूछताछ करते हैं और पूछताछ करने के बाद सचिन की बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया जाता है।
अब सचिन को पीएम के लिए भेज दिया गया था और उसके बाद पुलिस वाले इस केस की जांच पड़ताल करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले जैसे ही अपनी जांच को आगे बढ़ाते उससे पहले ही गांव के ही एक व्यक्ति का पुलिस वालों के पास फोन आता है। क्योंकि अभी तक सचिन का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था और पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी घर वालों को मिलनी थी और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार होना था। परिवार का रो रो कर बुरा हाल होता है, लेकिन जो उसकी पत्नी पूनम होती है उस पर कोई आक्षेप नहीं होती है और वह तो एकदम से खामोश सी रहती है। यानी कि ऐसा लग रहा था देखने से जैसे किसी बहुत गहरा सदमा लगा है। तभी जब पुलिस वालों के पास एक व्यक्ति का फोन आता है तो वह उन्हें बताता है कि साहब जो इसकी पत्नी है ना, वह अपना सारा सामान पैक कर चुकी है और अपने मायके जाने के लिए बोल रही है। अब ये बात गांव वालों के साथ साथ पुलिस वालों को भी बड़ी अजीब लगती है कि एक लड़की जो शादी के 3 महीने बाद ही विधवा हो गई है, वह अपने पति की बॉडी के आने का वेट भी नहीं कर रही और उससे पहले ही अपने मायके जा रही है। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो बिल्कुल भी देर नहीं करते, वहां से सीधा पूनम के घर यानी कि सचिन के घर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उससे पूछताछ करने लगते हैं। पूछताछ के दौरान पूनम कुछ भी नहीं बताती है और चुपचाप वहीं पर खड़ी रहती है। पुलिस वाले उससे ढेर सारे सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों कर रही हो, अभी तो तुम्हारे पति की बॉडी भी नहीं आई है, उससे पहले क्यों जा रही हो। तो यहाँ पर पूनम चुपचाप रहती है। लेकिन तभी जो पुलिस वाले होते हैं उसके सामान की जांच पड़ताल करने लगते हैं। सोचते कि कोई वैसी बात तो नहीं है, कहीं सामान में कुछ ऐसा वैसा घर का सामान ले जा रही हो कीमती और इसे छोड़कर जा रही हो, क्योंकि इस टाइम पर घर वालों को तो इस बात की सुध-बुध नहीं है और ये घर को लूट कर जाने के चक्कर में हो। इसी बात को सोचकर पुलिस वाले उसके सामान को चेक करते हैं और सामान चेक करने के दौरान कुछ भी ऐसा कीमती तो उन्हें नहीं मिलता है, कपड़े वगैरह ही थे। लेकिन उस सामान के अंदर एक छोटा सा मोबाइल फोन मिलता है जो कि कीपैड वाला फोन था। अब आज के जमाने में कीपैड वाला फोन अगर किसी बहू के पास मिलेगा तो पुलिस वाले पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तो टच स्क्रीन का जमाना है। तो यहाँ पर ये लड़की के पास कीपैड वाला फोन क्यों हुआ। तो जो पुलिस वाले होते हैं वो सचिन के माता पिता और उसके परिवार वाले से पूछते हैं, लेकिन वो लोग साफ साफ बता देते हैं कि साहब हमारी बहू के पास तो कोई भी फोन नहीं था और ये फोन कहां से आ गया। उसके बाद पुलिस वालों को भी इस बात पर शक होता है और वह इस फोन के बारे में जब पूनम से पूछताछ करते हैं तो पूनम फिलहाल भी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होती है। और इसी वजह से जो पुलिस वाले होते हैं अब उनका शक और भी ज्यादा गहरा जाता है कि कहीं ना कहीं इसके पति के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे इसका हाथ हो सकता है। उसी शक के दौरान यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वह पूनम को अपने साथ लेकर सीधा थाने चले जाते हैं और थाने में जाकर जब उसे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो यहाँ पर पूनम बताती है कि ये फोन मेरे प्रेमी ने मुझे दिया है। इसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि कौन है तुम्हारा प्रेमी, नाम बताओ उसका। तो पूनम 4 लड़कों के नाम बताती है एक एक करके और चारों को पुलिस वाले पकड़कर थाने में ले आते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रेमी ने ये फोन नहीं दिया था और जब उनसे पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वे मना कर देते कि साहब हमने इसको फोन नहीं दिया है और हमें नहीं पता कि ये फोन कहां से आया है, हमको तो एक खामखाई फंसा रही है। हमारे बाद ये एक और लड़के से बात किया करती थी जिसका नाम होता है विक्रम, और जब विक्रम से बातचीत होने लगती है, इसकी ये प्रेम प्रसंग में उसके पड़ जाती है, तो उसके बाद हमारी इससे कोई भी बातचीत नहीं हुई है। इस बात को सुनकर पुलिस वालों का माथा ठनकता है और उसके बाद वह दोबारा से जाकर जब पूनम से सख्ती से पूछताछ करते हैं तो पूनम एक पूरी कहानी बताती है। इस कहानी को सुनने के बाद पुलिस वालों के साथ साथ जो सचिन के घर वाले होते हैं वह भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि भला ऐसे भी हो सकता है क्या। दरअसल यहाँ पर पूनम ने बताया कि मैं जब अपने गांव में रहा करती थी शादी से पहले, तो उसी दौरान मैं लड़कों के साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में आ जाती हूँ और उसी दौर में मेरी मुलाकात होती है विक्रम से। विक्रम जो होता है वह पूनम से प्यार करने लगा है और पूनम भी विक्रम से प्यार करने लगी है। लेकिन जब उसकी मुलाकात विक्रम से हो जाती है तो उसके बाद वह सभी से ताल्लुकात छोड़ देती है और विक्रम के साथ ही अच्छी तरह से अपने प्रेम प्रसंग रचाया करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो विक्रम होता है वह पूनम से इतना प्यार करने लगता है और पूनम भी विक्रम से इतना प्यार करने लगती है कि दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं और सोचते हैं कि अब हम दोनों की शादी हो जानी चाहिए। इसी वजह से पूनम और विक्रम दोनों के दोनों अपने अपने घर वालों से बात करते हैं। तो यहाँ पर पूनम के घर वाले जब नाम सुनते हैं विक्रम का तो एकदम से मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो दूसरी जाति का है और हम दूसरी जाति के हैं, तो तुम दोनों की शादी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। घर वाले साफ मना कर देते हैं और इसके बाद घर वालों को चूंकि इस बात के बारे में पता चल गया था तो वह लोग पूनम की शादी के लिए इधर उधर रिश्ता ढूंढने लगते हैं कि इसकी शादी हो जाएगी और उसके बाद ये सब झंझट से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा सोचकर जो पूनम के माता पिता होते हैं वो उसके लिए इधर उधर लड़का ढूंढते हैं और ढूंढने से उन्हें ये लड़का मिल जाता है जिसका नाम सचिन होता है, क्योंकि लड़का बीबीए कर रहा था और रिश्ता अच्छा लगता है उन्हें और वे सोचते हैं कि कोई बात नहीं, इसे शादी कर देते हैं, कम से कम बेटी इस तरह से काम तो नहीं करेगी।
ऐसा सोचकर घर वाले उससे उसकी शादी करा देते हैं और उसके बाद पूनम सचिन के साथ सचिन के घर में रहने लगती है। लेकिन शादी को जैसे 10 दिन बीतते हैं तो 10 दिन बाद जो पूनम होती है वह अपने मायके जाती है और मायके जाकर सबसे पहले वो विक्रम से मुलाकात करती है, क्योंकि वह उससे प्यार किया करती थी। और यहाँ पर जब विक्रम और पूनम दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो दोनों फूट फूट कर रोते हैं और एक दूसरे के गले लिपट कर काफी ज्यादा विलाप करते हैं इस चीज का कि अब वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन तभी जो विक्रम होता है वो पूनम को समझाता है, कहता है कि चिंता मत करो, हम दोनों एक साथ रहेंगे, कोई ना कोई रास्ता मैं निकालता हूं, चाहे जो भी हो जाए, और तुम ऐसा करो अभी ये फोन ले जाओ। तो यहाँ पर जो विक्रम होता है वो उसे एक टच वाला फोन देता है और कहता है कि इस फोन को अपने पास रखना छुपाकर और मैं तुमसे इस फोन से बात करता रहूंगा। उसके बाद पूनम ऐसा ही करती है, उस फोन को ले जाती है और उसके बाद जब अपने ससुराल आती है यानी कि सचिन के पास, तो लगातार अपने प्रेमी विक्रम से उसी फोन से बात करती रहती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जब इन बातों को कुछ दिन बीतते हैं तो कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक से जो पूनम का पति होता है जिसका नाम सचिन होता है वह उसकी पत्नी को फोन पर बात करते हुए पकड़ लेता है और जब वह उसके हाथ में फोन देखता है तो एकदम से आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उसे महसूस हो जाता है कि मामला कुछ ना कुछ ऐसा ही है। इसके बाद यहाँ पर जब उससे पूछताछ करता है तो पूछताछ के दौरान यहाँ पर पूनम उसे सारी बात बता देती है और इस बात को पता चलने के बाद जो सचिन होता है सबसे पहले से उस फोन को तोड़ता है और तोड़ने के बाद पूनम को बुरी तरह से पिटाई भी लगाता है। अब जो पूनम है वो पसंद तो सचिन को पहले से नहीं किया करती थी, लेकिन जब उसने उस पर पिटाई लगाई है और साथ में उसके फोन को तोड़ा है तो उसके बाद वह उससे नफरत सी करने लगती है। और इसके बाद यहाँ पर घर के अंदर रहती तो है लेकिन मन ही मन उसके ढेर सारे विचार चल रहे हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद वो कैसे न कैसे करके इस बात को अपने प्रेमी तक पहुंचा देती है कि उसका फोन पकड़ा गया है और उसके पति ने उस फोन को तोड़ दिया है और तुम चिंता मत करना, मैं वैसे ठीक ठाक हूं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर विक्रम को जब ये बात पता चलती है तो उसके बाद वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं दोबारा से तुम्हें फोन दे दूंगा और इस बार तुम्हें छोटा फोन दूंगा ताकि तुम उसे आसानी से छुपा सको और किसी को इस फोन के बारे में पता ना चल सके। यहाँ पर जो पूनम होती है वो कहती है कि कैसे दोगे, तुम कैसे मुझे फोन दे सकते हो? तो वह कहता है कि देखो मुझे किसी ने पहचाना नहीं है तो मैं खुद तुम्हारे घर पर आऊंगा और वहां पर तुम बता देना कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं और उसके बाद उस घर के अंदर जाकर मैं तुम्हें फोन देकर वहां से वापस लौटाऊंगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा ही होता है दोस्तों। लगभग 3 दिन बाद जो विक्रम होता है एक छोटा फोन सेट करता है और सेट करने के बाद उसे लेकर सीधा पूनम के घर अपने 2 दोस्तों के साथ पहुंच जाता है। अब जैसे वो पूनम के घर पहुंचता है तो यहाँ पर पूनम अपने ससुराल वालों को बताती है कि यह मेरे दूर की मौसी के लड़के हैं और ये इस शहर में आए थे तो इसी वजह से मुझसे मिलने के लिए आ गए। अब गांव के अंदर जब अक्सर रिश्तेदारी का मामला होता है तो यहाँ पर अलग से आवभगत की जाती है, तो इनकी भी आवजत बड़ी अच्छी तरह से की जाती है और उसके बाद इन्हें घर के अंदर बिठाया जाता है। यहाँ पर जो विक्रम होता है वो अपने जिस उद्देश्य के लिए आया था उस उद्देश्य को पूरा कर देता है, नजर बताते हुए पूनम के हाथ में उस फोन को थमा देता है और उसके बाद कहता है कि ठीक है हम चलते हैं, अब हमें कुछ काम है और हम बाद में कभी आएंगे। ऐसा कहकर जो विक्रम होता है अपने दोनों दोस्तों के साथ वहां से निकल जाता है और उसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। समय के साथ साथ इन दोनों की फोन पर बातें चलती रहती हैं और बातों के दौरान एक दिन वो भी आ जाता है जिस दिन शाम के समय पति घर आया था और उसके बाद पत्नी ने कोल्ड ड्रिंक लेने के बहाने से उसे भेजा था। उसके बाद यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वह विक्रम को उठा लेते हैं और विक्रम को उठाने के बाद जब उससे जांच पड़ताल करते हैं तो विक्रम जो होता है वो आगे की कहानी बताता है। कहता है कि साहब उस रात जब वो कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए घर से निकला था तो उसके गांव से थोड़ी दूर हम लोग अपनी बाइक को लेकर खड़े हुए थे, मैं और मेरा दोनों दोस्त। उसके बाद जब अंधेरे में वो बाइक लेकर आ रहा था तो हम लोग उसको हाथ मारते हैं और जैसे ही उसे बाइक की लाइट में हमारा चेहरा दिखता है तो वह रोक लेता है क्योंकि वो हमें जाना पहचाना करता था। हम उसकी पत्नी के दूर की मौसी के लड़के थे। तो उसी से वो वहां पर बाइक रोकता है और बाइक रोकने के बाद पूछता है कि क्या हुआ, क्या परेशानी है? तो वो कहने लगते हैं कि हमारी बाइक में कुछ खराबी हो गई है तो आप हमें मैकेनिक तक पहुंचा सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पर जो सचिन होता है वह उन्हें मैकेनिक तक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि रिश्तेदारी का मामला था। उनकी बाइक को धक्का लगाकर वह उन्हें मैकेनिक तक ले जाता है और वहां पर जब उनकी बाइक ठीक हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर जो विक्रम होता है वो है सचिन से कहने लगता है कि अब आप ऐसा करो, बाइक को वापस भेज दो और कुछ खा पी कर आते हैं और उसके बाद हम ही लोग आपको गाँव छोड़ देंगे, क्योंकि जो
मेरा साथ का लड़का है ना, इसकी भी कोई रिश्तेदारी है गांव में, तो वहीं पर जा रहे हैं और अब इन दोनों बाइकों को लेकर क्या फायदा। इस बात को सुनकर जो सचिन होता है वह भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है और वहीं से मैकेनिक की दुकान से अपने पिता के पास फोन करके उनसे कह देता है कि आप मेरी बाइक को ले जाना, और उसके बाद उन लोगों के साथ कुछ खाने पीने के लिए चला जाता है। वो लोग एक जगह पर जाकर छोटी सी पार्टी करते हैं और पार्टी करने के बाद जब वो चारों के चारों एक बाइक पर बैठकर वापस गांव की तरफ लौट रहे थे तो गांव के बाहरी जो तालाब होता है वहीं पर जो विक्रम होता है वो बाइक को रुकवाता है और रुकवाने के बाद बाथरूम का बहाना बनाता है। बाथरूम का बहाना बनाने से पहले वह कहता है सचिन से कि ऐसा करो तो मुझे टॉर्च दिखा देना, यहीं पर मैं बाथरूम कर लेता हूं। उसके बाद यहाँ पर जो सचिन होता है वो उसके कहे अनुसार अपने फोन की फ्लैश जोड़ता है और फ्लैश जोड़ने के बाद उसके साथ साथ चलने लगता है। लेकिन तभी जो विक्रम के साथ उसके दो दोस्त थे वह भी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं और जैसे ही वो लोग तालाब के किनारे जाते हैं तो यहाँ पर वो तीनों उसके ऊपर हमला कर देते हैं और हमला करके उसे इस दुनिया से विदा करके झाड़ियों में फेंक देते हैं। उसका फोन उसकी जेब से निकालते हैं और जेब से निकालने के बाद उस तालाब के अंदर फेंक देते हैं और उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस वाले उनकी कॉल डिटेल वगैरह, सीडीआर लोकेशन वगैरह निकालते हैं तो यहां पर सारा के सारा केस शीशे की तरह साफ हो जाता है और पुलिस को पूरे सबूत पे मिल जाते हैं। तालाब के अंदर से उस मोबाइल फोन को भी निकाला जाता है और इन सभी को आगे की कार्रवाई के लिए जेल में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक सीधा साधा लड़का वासना और हवस की भेंट चढ़ गया और उसके बाद वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। आप लोग इस कहानी के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमारी वीडियोस पर बहुत अच्छे कमेंट भेजकर हमें मोटिवेट किया करते हैं। सबसे पहला नाम है राम थापा जी का। वो कहते हैं कि सर हत्या नहीं करनी चाहिए थी, अगर नहीं मान रही थी तो पंचायत करके उसे उसके जीजा के साथ ही लगा देता। सही बात है, अगर ऐसी कोई बात थी तो बुजुर्ग व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए था जो कल वाली वीडियो में किया था। उसके बाद आते हैं साहब सिंह सरदार जी, जिला बिजनौर से। बहुत अच्छी स्टोरी है। तो साहब सिंह सरदार जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। आगे नाम आता छगनदास जी का। छगनदास खराड़ा बांध राजस्थान। तो छगनदास जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। आगे हमारे साथ राधे श्याम जी। राधे श्याम जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। हमारे साथ है राव मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से। राव मोहम्मद जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए ऐसी अच्छी स्टोरी बनाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।